सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। तो कल हम लोगों ने देख लिया था सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन, जिसमें हमने कृषि, पशुपालन और कुछ प्रमुख उद्योग धंधे देखे थे। आज हम उसके आगे के जो अन्य उद्योग धंधे उन्होंने अपनाए हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास की सच्चाई स्टडी धावक के साथ। लेकिन पहले आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप ये सब करना भूल जाते हैं। तो पहले आप ये काम करिए जल्दी से। मैं 5 सेकंड के लिए रुकी हुई हूँ। जल्दी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग इसके उद्योग धंधे। कल जो मैंने उद्योग धंधे कराए थे, आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं और उनको आपने रिवाइज भी किया है। ठीक है, आज हम अन्य उद्योग धंधे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इनका देखेंगे वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये एक अच्छा, सबसे पहले डालिएगा वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग में क्या रहा होगा इनका? जो सबसे इंपॉर्टेंट है कपास, क्योंकि ये ही इकलौते ऐसे सभ्यता वाले थे जिन्हें सूती कपड़ा यानी कि कपास के बारे में पता था। ये लोग कपास की खेती करते थे। अब इसी सभ्यता में कपास होती थी, यही लोग खेती करते थे इसकी, और यही इन्हीं लोगों ने सूती कपड़ा बनाया था। तो इट मीन सिंपल सी बात है, ये लोग इस चीज का अन्य लोगों के साथ भी व्यापार करते होंगे, क्योंकि सूती वस्त्र तो यही बनाते थे, अब कोई और तो बनाता नहीं था। तो इट मीन सबसे ज्यादा किस चीज का व्यापार रहा होगा कपड़ों में? सूती कपड़ों का। तो नंबर 1 पे लिखना सूती वस्त्र। उसके अलावा ये लोग ऊनी वस्त्र भी बनाते थे, मैंने आपको बताया था। ऊनी, सूती, ऊनी, रेशमी, इस टाइप के ये कपड़े बनाते थे। अब हमें इसके बारे में पता कहां से चलता है, यानी कि क्या एविडेंस है? पहला है हमें मोहनजोदड़ो से। ज्यादातर एविडेंसेस हमें कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तांबे के दो उपकरणों में सूती का सूती का लिपटा हुआ कपड़ा मिला है। लिपटा हुआ कपड़ा मिला है। तो हमें कहां से पता चलता है इनके उद्योगों के बारे में? कि मोहनजोदड़ो से तांबे के जो दो उपकरण होंगे उसमें हमें सूती कपड़ा मिलता है। बाकी मोहनजोदड़ो से ही हमें लाल और पीले रंग का भी कपड़ा मिलता है। इससे क्या पता चलता है? मोहनजोदड़ो से लाल व पीले रंग का कपड़ा मिलता है। पीले रंग का पीले रंग का कपड़ा मिला। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि ये लोग कपड़ों को रंगना भी जानते थे। ये सिर्फ सूती का सफेद कपड़ा ही नहीं, बल्कि अलग अलग रंगों के कपड़े भी पहनते थे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सिंधु सभ्यता वाले केवल सूती था तो इसलिए वो सफेद वस्त्र पहनते थे, जो कि गलत हो जाएगा। ये लोग लाल, ऊनी, रेशमी सारे कपड़े पहना करते थे। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा वस्त्र उद्योग में। और ये वस्त्र उद्योग, क्योंकि ये लोग कपास उगाते थे और इनका सूती कपड़ा बहुत ज्यादा अच्छा था, और पहली बात तो सूती कपड़े की शुरुआत इन्होंने की, तो सबसे ज्यादा इनका व्यापार भी होता था। ठीक है, तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट लिखिएगा बर्तन उद्योग। बर्तन उद्योग, आप ये तो खैर इजी है, कोई भी सभ्यता वाले हो उन्हें किसी ना किसी रसोई के काम के लिए बर्तनों की तो जरूरत पड़ती है, घरेलू औजारों की जरूरत पड़ती है। और मैंने आपको बताया था कांसा मिलता है, तांबा, टिन, बहुत सी धातुएं यहाँ मिलती थी। तो यहाँ पर को हर धातुओं के क्या मिले हैं? बर्तन। खासकर यहाँ पर जो मिले हैं वो है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन। और वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज कर देना, हड़प्पा से हड़प्पा से हमें यहां से एक चाक मिला है। चाक क्या होता है? चाक का मतलब होता है जिसमें मिट्टी के बर्तन बनते हैं। आपने देखोगे ना, जो राउंड राउंड करके घूमता है, फिर उसमें शेप दिया जाता है मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। तो यहाँ से हमें क्या मिले हैं? चाक मिले हैं। चाक जिसमें मिट्टी के बर्तन बनते थे। इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर कुम्हार वगैरह भी इसका प्रयोग करते होंगे, और कुम्हार लोग बर्तन बनाकर इसको बेचते होंगे। तो इट मीन्स यहाँ पर एक व्यापार किस चीज का होता था? इन सब चीजों का, बर्तनों का, मिट्टी के बर्तन, धातु के बर्तन, सारे बर्तन यहाँ पर को प्राप्त होते थे। ठीक है, बस आपको ज्यादा कुछ उद्योग धंधे में इतना लिखना नहीं है। जो जो मैं अब देखो, जो जो इंपॉर्टेंट है ना वो ही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिएगा। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस रहा है वो है आभूषण। मैंने आपको बताया था
जब मैंने आपको इनका सामाजिक जीवन बताया था तब मैंने बताया था कि स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, चाहे वो गरीब तबके के हो अमीर तबके को। मतलब आभूषण पहनना उस टाइम की एक जरूरत थी, जिस तरह कपड़े पहनना एक जरूरत होती है। आजकल तो उतना नहीं है, बट उस टाइम पर को आभूषण भी पहनना एक जरूरत थी। तो यहाँ पर आभूषण, सीधी सी बात, अगर आभूषण पहनने की जरूरत थी तो इसका व्यवसाय भी बहुत अच्छा खासा रहता होगा। और यहाँ पर को कौन मिलते होंगे? स्वर्णकार। स्वर्णकार कौन होते हैं? जो सोना बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, उन्हें कहते हैं। तो स्वर्णकार का यहाँ पर अच्छा खासा बिजनेस चलता होगा, क्योंकि आभूषण तो हर कोई पहनता था। लेकिन ये किस किस चीज के बनाता था? तो वो था चांदी, सोना, कांचली मिट्टी, चट, गोमेद, और उसके अलावा अन्य धातुओं की भी बनाते थे। क्या? हाथी दांत, शीख, हाथी दांत, और उसे क्या कहते हैं? शंख, शीप, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो जो जो भी धातुएं वहां मिलती थी उन सबके क्या बनाए जाते थे? आभूषण वगैरह बनाए जाते थे। और ये जो चांदी है ना, चांदी के बर्तन भी बनते थे, लेकिन सोने के बर्तन नहीं होते थे। सोने के ज्यादातर आभूषण बनते थे। अच्छा, चांदी, सोना, कांच मिट्टी, चौट गोबिंद, इसकी कौन बनाता होगा? इसके अमीर तबके के लोग, जिनके पास अच्छा खासा धन वगैरह होगा, वो लोग ऐसे जेवर बनाते होंगे। लेकिन जो आम लोग हैं वो किसके? मिट्टी के, हाथी दांत के, शंख, शीप, कौड़ियों वगैरह के क्या बनाते थे? अपने आभूषण बनाते थे। अच्छा, इनके आभूषण में अलग से आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, जिसे हम लोग मन के कहते हैं। मन के क्या होता है ये सब भी हम देखेंगे। फिलहाल अभी इनके उद्योग धन से धन देते, बस उनका मोटा मोटा हेडलाइन आपको देखना है। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इसमें लिखने हैं। नंबर 1 फैक्ट है लिखना, चनहूदड़ो। चनहूदड़ो जो कि यहाँ का एक स्थल है, जैसे कि हमने कल लोथल देखा था, कालीबंगा देखा था, उसी तरह एक है चनहूदड़ो। चन्हू दड़ो भी भारत में नहीं है, या पाकिस्तान में है। चन्हू दड़ो से हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें मिली है। नंबर 1 पे लिखना, मन के बनाने का कारखाना। मन के बनाने का कारखाना। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ कारखानों में काम होता था। नंबर 2, गुड़िया बनाने का कारखाना। गुड़िया बनाने का कारखाना, ये पूछा जाता है। मन के बनाने का कारखाना, गुड़िया बनाने का कारखाना कहाँ मिला था? तो ये इंपॉर्टेंट कर देना। यहाँ से हमें मन के बनाने का और गुड़िया बनाने का कारखाना, गुड़िया मतलब जो बच्चों के खेलने के लिए खिलौने वगैरह होते थे, तो वो मिले थे। तो यहाँ से क्या मिले? मन के बनाने का और गुड़िया बनाने का कारखाना मिला है। कारखाने का मतलब क्या होता है? एक बड़ी सी जगह जहां पर बहुत बड़े लेवल में प्रोडक्शन होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज का। और यहाँ पर जो काम करते हैं वो संख्या में ज्यादा होते हैं, मतलब काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है। एक फैक्ट्री की तरह समझो। उस टाइम पे ज्यादा बड़ी फैक्ट्रीज तो नहीं रही होंगी, बट फिर भी देखा जाए तो उन लोगों की जनसंख्या के अकॉर्डिंग, उन लोगों के वर्क के अकॉर्डिंग एक कारखाने के रूप की संरचना होगी, जो कि बड़े से लेवल में लोग वहां पर भी काम करते होंगे। ठीक है। तो अब यहीं पर वो कंप्लीट होते हैं इनके उद्योग धंधे। ये कौन कौन से उद्योग करते थे ये तो अब हमने सीख लिया है। अब बात करते हैं किसी भी चीज के लिए। एक बात बताओ, सामान बन गया, दुकानें लग गई, अर्थव्यवस्था में आपके लिए प्रोडक्शन हो गया, कृषि उत्पादन हो गया, सब कुछ हो गया। अब ये चीजें एक जगह से दूसरी जगह तो पहुंचानी पड़ेगी। इट मीन्स, यानी कि अगर आपको घर में सब्जियों की जरूरत है, घर में बच्चों के लिए खिलौने की जरूरत है, तो सीधे से बात, आप दुकानदार के पास जाएंगे, उसे खरीदेंगे। तो अब हमें देखना है कि इनके बीच में मोल भाव किस रूप में होता था, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान किस रूप में होता था। वस्तु का आदान प्रदान का मतलब क्या है? आप पैसे देंगे, सामान खरीदेंगे। तो यहाँ पर कौन सी मुद्रा चलती थी? जैसे वर्तमान में हमारी करेंसी कौन सी है? रुपया है। सबकी अलग अलग करेंसी है। यूएसए की क्या है? डॉलर है। जापान की येन है। उसी तरह सबके अलग, और पाकिस्तान की क्या है? रुपया। लेकिन वो पाकिस्तानी रुपया है, हमारा भारतीय रुपया है। ठीक है। तो इस टाइम पर कौन सी करेंसी थी वो देखते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको जानकर हैरानी भी होगी कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई करेंसी नहीं मिली है, हमें कोई भी मुद्रा नहीं मिली है। इससे हम एक ही अंदाजा लगा सकते हैं, ना वो मुद्रा हमें शंख के, शीप के, डॉलर के, सिक्के के, धातु के, पत्थर के, किसी रूप में हमें मुद्रा नहीं मिली है। तो आप सोचेंगे कि कैसे फिर ये लोग एक दूसरे से सामान लेते होंगे, कोई फ्री में तो बांटते नहीं होंगे। बिल्कुल सही, ये लोग फ्री में नहीं बांटते थे, और ऊपर से ये लोग तो दूसरे सभ्यता वालों के साथ व्यापार भी करते थे। तो वो किस रूप में होता था? तो यहाँ पे चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जिसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो लिखिएगा यहाँ वस्तुओं का क्रय विक्रय, यहाँ वस्तुओं का क्रय विक्रय, क्रय विक्रय का मतलब क्या होता है? यहाँ वस्तुओं का क्रय विक्रय
क्रय विक्रय का मतलब क्या होता है? क्रय का मतलब होता है खरीदना, विक्रय का मतलब होता है बेचना। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप ऐसा, वैसे तो अब आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए यहाँ वस्तुओं की खरीद बिक्री, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय के माध्यम से होती है। यहाँ वस्तुओं का क्रय विक्रय, वस्तुओं का क्रय विक्रय वस्तु विनिमय के माध्यम से होती थी। वस्तु विनिमय का माध्यम मैं आपको एक बार अच्छे से समझाती हूँ, थोड़ा समझिएगा। वस्तु विनिमय का मतलब है एक हाथ दो दूसरे हाथ लो, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी हड़प्पा सभ्यता की एक व्यक्ति हूँ, मुझे इस टाइम में चाहिए है हाथी दांत का बना हुआ एक हार। मुझे अभी जो है क्या चाहिए, हाथी दांत का बना हुआ हार चाहिए है। तो अब मैं क्या करूंगी, जिस व्यक्ति ने ये हाथी दांत का हार बनाता होगा तो मैं किसके पास जाऊंगी, स्वर्णकार के पास, जो ये काम सीखता है, जिसको पता है। अब मैं क्या करूंगी, मुझसे हाथी दांत लूंगी, बदले में मैं भी तो कुछ ना कुछ काम कर रही हूँ, क्योंकि हर कोई इकोनॉमी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देता है। मान लिया जाए मेरी सब्जी की दुकान है, तो मैं क्या करूंगी, मैं 2 किलो आलू जाकर क्या है उनको दे दूंगी, बदले में क्या ले लूंगी, हार। अब एक वस्तु लो दूसरी वस्तु दो। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें अगर मान लीजिए, चलो कुछ थोड़ा और समझाती हूँ। एक जगह है, मुझे अभी उस जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, वहां एक मेला लगता है, वहां आज भी ये प्रणाली चलती है। उसमें क्या होता है, उसमें जो वस्तु आपको चाहिए आप उसको वो वस्तु दे देते हैं, बदले में उससे दूसरी वस्तु ले लेते हैं। कहने का मतलब है, आपको जो वस्तु चाहिए आप उससे खरीद लेंगे, बदले में जो वस्तु आपके पास है आप उससे दे देंगे, मतलब एक दूसरे से लेने देने वाला हिसाब किताब, कि मतलब तू मुझे पेस्ट्री दे, मैं तुझे पेटीज देता हूँ, ऐसा वाला सिस्टम। ठीक है, आपका पेटीज खाने का मन है और मेरा पेस्ट्री, तो मैं आपको पेटीज दे देती हूँ, आप मुझे पेस्ट्री दे दो, हिसाब बराबर। तो ये होता था बाटा सिस्टम, मतलब एक वस्तु दो बदले में दूसरी वस्तु ले लो। लेकिन ना इस बाटा सिस्टम की भी बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, इससे लाभ भी है प्रॉब्लम्स भी है, ये हम पढ़ेंगे इकोनॉमी में, यानी कि इंडियन इकोनॉमी में, जब हमने इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें हम ये सब देखेंगे। फिलहाल आप समझ गए वस्तु विनिमय का मतलब क्या है, यानी कि आप एक वस्तु देंगे बदले में दूसरी वस्तु उनसे ले लेंगे। अगर चलो एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। हड़प्पा सभ्यता में अगर किसी व्यक्ति को सूती कपड़े की जरूरत है तो वो क्या करेगा, जहाँ सूती कपड़े बनते हैं वहां सूती कपड़े लेगा, बदले में उस व्यक्ति का खुद का कारखाना है किस चीज का, गुड़िया बनाने का, तो वो क्या करेगा, वो 3-4 गुड़िया दे आएगा, 2-4 जोड़ी सूती कपड़े ले आएगा, मतलब एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे को सामान भी मिल गया और कोई भी बीच में करेंसी की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। ये पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन सी करेंसी चलती थी या क्या प्रणाली थी, तो आप क्या लिखेंगे, बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय की प्रणाली चलती थी, यानी कि वस्तुओं के आदान प्रदान की प्रणाली थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके नाप तोल की। हम यहाँ पर थोड़ी सी इनकी नाप तोल की बात करते हैं। तो ये आप लिख लीजिएगा कि यहाँ पर वो नाप तोल होता था। नाप तोल का मतलब क्या होता है, वो लेना है, क्या कहते हैं, तराजू। तराजू में एक तरफ को आपको बट्टे रखने होते हैं, दूसरी तरफ सामान, जिससे क्या है उसे नापा जाता था। तो यहाँ पर भी हमें नाप तोल की प्रणाली मिले है। और यहाँ पर से हमें 2 बाट मिले। बाट क्या होते हैं, जो जिसका भार होता है उसे रखा जाता है और बगल में सामान तोला जाता है, वो उसके बराबर हो जाता है। तो इट मीन जितने, मान लीजिए आपने 500 ग्राम का सामान मंगा, 500 ग्राम का बाट रखेंगे और बगल वाले में 500 ग्राम चीनी डालेंगे। जब वो 500 ग्राम दोनों तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे तो इट मीन दोनों का वजन बराबर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या था, यहाँ पर नाप तोल प्रणाली थी, तो ये आप लिखेंगे यहाँ भी नाप तोल प्रणाली थी। और यहाँ से हमें क्या मिले हैं, बाट मिले हैं, बाट मिले हैं, बाट मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से हमें क्या मिले हैं, बाट मिले हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है ये लोग नापतोल प्रणाली का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, आपने ये सब कुछ लिख लिया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन अब एक लास्ट चीज बची है जो मैंने आपको बताया था, इनका व्यापार। 3rd नंबर पे हमने क्या देखा था, व्यापार, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इनके व्यापार की बात करें तो इनका व्यापार किस किस के साथ होता है। अच्छा, ये लोग व्यापार किस किस माध्यम से करते थे, पहले ये लिख लीजिए। इनके लिए अलग अलग माध्यम थे। सबसे पहला था सड़क परिवहन। सड़क के माध्यम से भी वे व्यापार करते थे। लेकिन जो सड़क के माध्यम से व्यापार होता था ना, ज्यादा दूर नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति है, वो किसान है, वो खेती करता है, अब उसने क्या है, सब्जियां उगाई, अब उस सब्जियों को बाजार तक भी तो ले जाना पड़ेगा। कोई ऐसी पर्टिकुलर मंडी टाइप की कोई जगह बनाई होगी जहां पर लोग खरीदार आते होंगे और ये उनको सब्जियां दे दूंगे। अब वहां तक का तो ले जाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए माध्यम। तो इस टाइम पे क्या होता था, सड़क। सड़क मतलब कि
जो मैंने बताया था आपको, ये लोग गधों का, ऊंट का प्रयोग करते थे सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए, ढुलवाने के लिए। तो इस टाइम पे सड़क के रूप में क्या होता था, जो जानवर होते थे उनका प्रयोग किया जाता था सामान ढुलाई के लिए, ठीक है। तो सड़क परिवहन ज्यादा दूर के लिए नहीं, सिर्फ पास वाली जगह के लिए होता था। तो इसमें लिखना गधे व ऊंट का प्रयोग, लिखना सड़क माध्यम से, सड़क माध्यम से गधे व ऊंट के द्वारा, गधे व ऊंट के द्वारा सामान, गधा ऊंट के द्वारा सामान की ढुलाई की जाती थी, सामान की ढुलाई की जाती थी। और एक और चीज थी यहाँ पर, वो थी इक्का गाड़ी। इक्का गाड़ी का मतलब क्या है, एक ऐसी गाड़ी आपने देखा भी होगा, उसको दोनों तरफ से ऐसे पकड़ना पड़ता है, नीचे एक छोटा सा टायर लगा होता है, फिर उसे ऐसे आगे की तरफ को हम लेकर जाते हैं, उसे इक्का गाड़ी कहते हैं। आप देखिएगा इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ खिलौने में इक्का गाड़ी मिले हैं, तो हम इससे अंदाजा लगाते हैं कि अगर इक्का गाड़ी जैसी खिलौने के रूप में चीज बनाई है, तो हो ना हो या इक्का गाड़ी का प्रयोग सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी किया जाता होगा। हो सकता है कि व्यक्तियों के ट्रांसपोर्ट के लिए भी इसका यूज किया जाता होगा। अभी इक्का गाड़ी कितनी मजबूत थी या नहीं थी इसका कुछ नहीं पता चला है, तो ये भी लिख लिया जाएगा कि इक्का गाड़ी का भी प्रयोग किया जाता था, इक्का गाड़ी का प्रयोग, इक्का गाड़ी का प्रयोग होता था। ठीक हो गया। तो ये है व्यापार का पहला माध्यम। अब देखते हैं, रेल जैसी तो यहाँ कोई चीज थी नहीं, हवाई जहाज बहुत बाद में आए, तो ये दोनों तो हटा दो। अब दूसरा कौन सा माध्यम बचता है जो हर इतिहास में पहले से चला आ रहा है, जल मार्ग के द्वारा। मार्ग से दो तरह का व्यापार करते थे, एक आंतरिक व्यापार होता था, एक बाहरी व्यापार। आंतरिक का मतलब होता है यानी कि अंदर, मतलब अपने ही सोसाइटी के अंदर, जैसे एक जगह से दूसरी जगह, एक नगर से दूसरे नगर में जाना है अपने देश के अंदर, तो आप क्या है, नदियों का यूज करेंगे, क्योंकि देश के अंदर क्या मिलती है, छोटी मोटी नदियां मिल जाती है, तो उन नदियों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह आप जा सकते हैं। तो आंतरिक में कौन सा व्यापार होता था, नदी मार्गों के द्वारा, तो लिखना नदी मार्गों से, जहां पर को आसपास की जगहों पर ही सामान ले जाया जाता होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अच्छा जैसे कि ये लोग कर्नाटका से सोना प्राप्त करते थे, राजस्थान से इन्हें तांबा मिलता था, अफगानिस्तान से इन्हें टीन मिलता था, तो ऐसे जगहों के लिए किसका प्रयोग करते थे, ये करते थे नदियों का। एक दूसरा होता था बाह्य व्यापार। बाह्य व्यापार का मतलब क्या होता है, जो बाहरी लोगों से किया जाता होगा, जो दूसरे देश, दूसरे सिविलाइजेशन से होता था, यानी कि वो सिविलाइजेशन दूर थी, जैसे कि मेसोपोटामिया, ईरान के सिविलाइजेशन, कहाँ भारत कहाँ ईरान, तो दोनों के बीच में जाने के लिए क्या रास्ता रहता है, समुद्र का रास्ता। तो दोनों ही किसके माध्यम से व्यापार करते होंगे, समुद्र के व्यापार, समुद्र के माध्यम से। दूसरा लिखना समुद्र के माध्यम से। अब इसमें आपको क्या लिखना है, नदी मार्ग से किस किस लोगों के साथ व्यापार करते थे, यानी कि आंतरिक व्यापार किन किन के साथ होता था। तो नंबर 1 पे लिखिएगा, इस पर लिखना अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से टिन का, अफगानिस्तान से टिन का, राजस्थान से तांबे का, राजस्थान से तांबे का, और कर्नाटका से सोने का, कर्नाटका से सोने का। ये पूछा जाता है कि ये लोग सोना कहाँ से मंगवाते थे, तांबा कहाँ से मंगवाते थे, टीन कहाँ से मंगवाते थे, तो ये आपको पता रहना चाहिए। अफगानिस्तान से टीन का, राजस्थान से तांबे का, और कर्नाटका से सोने का, ये लोग क्या करते थे, व्यापार। व्यापार मतलब कि उनसे मंगवाते थे, आयात करते थे, कर्नाटक वगैरह से, राजस्थान से और अफगानिस्तान से। अब देखते हैं इनका भाई, एक बार ये लिख लीजिए, भाई को मैं अभी और अच्छे से बताती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लोग किन किन लोगों के साथ व्यापार करते थे पहले समझ लीजिए, और इसी से आपके दो तरीके के सवाल भी बनते। एक काम कीजिए, आप ऊपर से लिख लीजिए कि भाई ये व्यापार किससे करते थे। दूसरा ऊपर से हेडिंग डालिए, सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं। समकालीन का मतलब है उसी टाइम पर जो अन्य सभ्यताएं थी उनके नाम।